वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम लास्ट यूनिट कर रहे थे +2 की एनसीईआरटी का। इसमें हम चैप्टर कर रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो हमने ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट जो था उसको हमने कल डिस्कस किया था पार्ट 1 में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है पार्ट 2 30 नंबर चैप्टर का, डैट इज़ पॉपुलेशन एंड इंट्रैक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, यानी पॉपुलेशन में क्या क्या आता है। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल और एनी स्पीसीज, मेजॉरिटी ऑफ देम इन ग्रुप इन ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और compete फॉर सिमिलर सोर्सेज। कहने का मीनिंग है कि नेचर में आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म रेयर ही मिलेगा जो अकेला सर्वाइव करता हो, जिसको किसी और की ज़रूरत ना हो और किसी ऊपर डिपेंड ना करता हो। तो काफ़ी जो मेजॉरिटी में है एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, compete करते हैं, आपस में शेयर करते हैं हैबिटेट, पानी शेयर करेंगे, हवा शेयर करेंगे, एंड पोटेंशली ब्रीड एंड थस कंस्टिट्यूट पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन बनाते हैं। सो दिस इज़ द पॉपुलेशन डेफिनेशन। सो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का ही पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज़ के मेंबर आते हैं, उसमें कैपेसिटी होती है ब्रीड करने की, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है उनका। आई होप आपको पॉपुलेशन की डेफिनेशन मैंने पहले भी करवाई थी, क्लियर होगी। Although the term inbreeding implies a sexual reproduction है, group of individuals resulting from even asexual reproduction generally considered as population for purpose of ecological study। बेसिकली जो ब्रॉड सेंस है उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही लेते हैं, बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको भी हम पॉपुलेशन मान लेते हैं, बट फॉर ओनली स्टडी मैनर। ये बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑल द कोरोमांड्स इन ए वेटलैंड, रैट इन ए एम्डोडन dwelling, teak wood trees in forest, track bacteria in the culture plate and lotus plant in pond are the example of population। जो पर्टिकुलर एक बात कर रहे हैं। सो इन अर्ली चैप्टर यू हैव लर्नड दैट although an individual organism is the one that has a cope with the change in environment, it is at the population level the natural selection operate to evolve the desired trait। सो एक नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर भी डार्विन का बड़ा था मॉडर्न कंसेप्ट, जो कि डिज़ायर्ड ट्रेट लाने में हेल्प करती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का, बिकॉज इट लिंक्स द इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। तो इससे हमें जेनेटिक्स के ऊपर भी मिल जाता है स्टडी करने को, और उसका हम इकोलॉजी भी स्टडी कर लेते हैं और एवोल्यूशन भी। सो पॉपुलेशन जो है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। Population has a certain attributes that and the individual organism does not। एक इंडिविजुअल के नहीं होते, पूरी पॉपुलेशन के कुछ फीचर्स होते हैं। एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ और डेथ, बर्थ रेट होती होगी, बट द पॉपुलेशन से सब बर्थ एंड डेथ रेट होता है। पॉपुलेशन में रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ, यानी 1000 के पीछे देखेंगे कितनी डेथ हुई साल में, कितने बर्थ हुए। In the rate hence express a change in the number decrease or increase with respect to number of the population। Here is an example। जैसे पॉन्ड में आपके पास 20 लोटस प्लांट हैं लास्ट ईयर, रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट एडेड हो गए, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28। तो आप क्या करोगे 8.20.4 ऑफस्प्रिंग जो आए हैं पर ईयर। इफ़ द इंडिविजुअल इन द लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम, द डेथ जो है उनकी, यानी 4 ऑर्गेनिज्म मर गए हैं, फ्रूट फ्लाई लैब में मर गई हैं, तो उसकी कैसे करेंगे, एक वीक में निकली है तो डेथ को टोटल से डिवाइड करना 0.1 डेथ पर वीक। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। यानी ये जो करैक्टर्स होते हैं ये पूरी पॉपुलेशन के आते हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को कोई इसका रूल नहीं है। सो अनदर एट्रीब्यूट जो है पॉपुलेशन का, डेट इज़ अ सेक्स रेशो एंड इंडिविजुअल इज़ आइदर मेल और फीमेल। पॉपुलेशन में कितने मेल होते हैं कितने फीमेल होते हैं उसको डिसाइड करता है। ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज़ कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज, उसकी एज बन जाती है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाई हुई है रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड बन जाता है। डायग्राम देख रहे होगे। द एज पिरामिड जो है जनरली शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंबाइंड डायग्राम।
द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कैसी है, ग्रोइंग है, स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है, इनके ग्राफ से पता चल जाता है। बेसिकली कोई पॉपुलेशन जो होती है उसकी एज 3 तरह की होती है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसको समझने की ज़रूरत है ज़रा। प्री रिप्रोडक्टिव होता है जब उसकी पॉवर्टी नहीं आती, जब वो मैच्योर नहीं है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं हुई, यानी जब तक मैरिज नहीं हुई, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, वो रिप्रोडक्टिव से पहले है प्री रिप्रोडक्टिव। जब वो मैरिज होगी, बच्चे पैदा कर रहा है, रिप्रोडक्टिव, उसके बाद बूढ़ा हो रहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव कम है, उससे पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा कम है तो एक्सपैंड करेगा क्योंकि नीचे ज़्यादा है। यहाँ स्टेबिलिटी है जब डिफरेंस कम है, प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव में जब थोड़ा डिफरेंस आएगा तो स्टेबिलिटी आएगी। जब रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव कम है, यानी बर्थ बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और बूढ़े ज़्यादा बन रहे, तो वो डिक्लाइन ही करेगी। आने वाले टाइम में उस पॉपुलेशन में जूथ नहीं होगा जैसे चाइना में है। सो साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस अबाउट द लॉट ऑफ स्टेटस। हमें पता चल जाए वेदर द इकोलॉजिकल प्रोसेस विश टू इन्वेस्टिगेट इन पॉपुलेशन बी इट आउटकम फॉर द कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीसीज। तो हमें कॉम्पिटिशन का भी पता चल जाता है कैसे वो सर्वाइव करते हैं। आई होप आपको ये पिरामिड का क्लियर हो गया होगा। और हम प्रीडेटर का भी इफ़ेक्ट देख लेते हैं, क्या इफ़ेक्ट है प्रीडेटर का और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का। वी ऑलवेज एवेलुएट देम इन टर्म ऑफ एनी चेंज इन पॉपुलेशन साइज। सो द साइज इन नेचर कुड बी लेस देन 10 सवेरियन क्रेन एट बर्थपुर वेटलैंड इन एनी ईयर और गो इनटू मिलियंस में भी, जैसे क्लैमाइडोमोनास पॉन्ड में मिलियंस में ग्रो कर जाती है एल्गी। पॉपुलेशन साइज जो टेक्निकली इसको पॉपुलेशन डेंसिटी एन से शो करते हैं, नीड नो नेसेसरली टू मेजर इन नंबर ओनली ऑल्दो द टोटल नंबर इन जनरली द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर। टोटल नंबर ही पता चलता है। इट इज़ इन केसेस आइदर द मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन। अगर ज़्यादा हो तो उसको एक एक काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इन एन एरिया इफ़ देयर आर 200 पार्थेन्यू प्लांट्स but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that Parthenian mounds. To understanding the enormous role of the banyan in community, तो in case percentage over the biomass जो कितना प्रोड्यूस करता है is more meaningful measure of population size। यानी उसमें अगर हमने देखा है, अगर ऑर्गेनिज्म का साइज़ कम है या साइज़ ज़्यादा है, वो भी डिटरमिन करता है। यानी ये नहीं होगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा नंबर से इफेक्ट होगी। जैसे बनियन ट्री है, उसका साइज़ एक का ही बहुत ज़्यादा है, वो इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करते, उसका साइज़ ज़्यादा होता है। तो बायोमास कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा होगी। इफ़ यू हैव डेंस लेबोरेटरी कल्चर बैक्टीरिया का है अगर आपके पास पेट्री डिश में, व्हाट इज़ द बेस्ट मेजर टू डेंसिटी रिपोर्ट। समटाइम फॉर certain ecological investigation there is no need to know the absolute population density, relative density serve purpose equally। सो एब्सोल्यूट का ज़रूरत नहीं होती, रिलेटिव कर सकते हैं। जैसे बनियन ट्री एंड जो दूसरा प्लांट यहाँ लिखा है उससे रिलेटिव कर लेना डेंसिटी क्या कर रहे हैं, तो उससे आपको पॉपुलेशन का पता चल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर इंस्टेंट द नंबर ऑफ द फिश caught in per trap is good enough to measure its total population density in a lake। We are mostly obliged to estimate the population size indirectly without actually counting them, seeing them। The tiger inshore in our national park and a tiger reserve is often based on the pug mark and fecal pellet। जैसे हमने एक एक को काउंट करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मछली को हमने ट्रैप में कितनी मछलियाँ आ गई हैं, अगर ज़्यादा आई है ना इसका मीनिंग है उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जैसे टाइगर को देखना तो उसके हम जो पब मार्क्स है, उसके जो पैरों के निशान काउंट कर लेंगे कितने होंगे, उसका जो फीकल मैटर काउंट कर लेंगे कितना होगा। जितना उसका पैरों के निशान होंगे फीकल मैटर होगा, इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मेथड होते हैं इनसे हम कर लेते हैं, दीज आर कार इनडायरेक्ट मेथड। उसके बाद आती है फ्रेंड्स पॉपुलेशन ग्रोथ। साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी स्पीसीज इज़ नॉट स्टैटिक पैरामीटर। एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, पॉपुलेशन साइज़ चेंज होता रहता है टाइम के साथ, काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फूड की अवेलेबिलिटी है, प्रेडेटर प्रेशर है, एडवर्स वेदर है। इनफैक्ट दीज चेंजेस जो होती हैं पॉपुलेशन डेंसिटी जो आइडिया देती है हमें व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पॉपुलेशन।
वेदर इट इज़ द फ्लोरिशिंग और डिक्लाइनिंग, यानी अगर डेंसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है तो डिक्लाइन है, बढ़ रही है तो फ्लोरिश हो रही है। बाइदर माइट बी अल्टीमेट रीज़न द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन द बेसिक प्रोसेसेस, टू ऑफ विच जो है नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन। नेटैलिटी होता है बर्थ होना, इमिग्रेशन होता है वो शिफ्ट कर जाना। इस वजह से जो डेंसिटी है वो अफेक्ट होती है। कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो जहाँ से आपके साइज़ कौन से हैं, मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन, ये जो साइज़ हैं ये डिक्रीज़ करते हैं, नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीज़ करते हैं। सो इमिग्रेशन होता है अंदर आना, इमिग्रेशन होता है बाहर जाना। नेटैलिटी होता है नंबर ऑफ द बर्थ पर ईयर, एक साल में 1000 के पीछे कितना बर्थ हो गया, साल लेके बनते हैं। और मोर्टेलिटी 1000 के पीछे कितने मर गए साल में, मौत दर। इमिग्रेशन है कितने वहाँ आए न्यू, इमिग्रेशन है कितने वहाँ बाहर शिफ्ट कर गए। तो ये जो फैक्टर है पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उसका साइज़ हमें बताते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे, उससे भी मैंने लिखा हुआ है, उसको आप रिकैप्चुलेट कर सकते हो यहाँ से। और ये डायग्राम दिया हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी n, नेटैलिटी b, इमिग्रेशन i, डेथ रेट d, मोर्टेलिटी इमिग्रेशन e। तो जो प्लस कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कौन बढ़ा रहे हैं, बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन, माइनस कौन कर रहे हैं, मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन। सो ऐसे हम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर टाइम n के साथ लेते हैं, nt+1, सो nt+b+i - de, ऐसे माइनस कर देते हैं। सो यू हैव सीन फ्रॉम द अबव इक्वेशन द पॉपुलेशन जो डेंसिटी है विल इंक्रीज इफ़ द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेशन इज़ मोर देन द नंबर ऑफ द डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेशन। यानी अगर बर्थ और इमिग्रेशन ज़्यादा होंगे, डेथ और इमिग्रेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, अदरवाइज पॉपुलेशन घटेगी। अंडर द नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं डिटर्मिन करने के। अदर टू फैक्टर अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अंडर स्पेशल कंडीशन, बाकी कुछ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कोई बाहर से आएगा, जो बाहर चला जाएगा वो अलग कंडीशन में जाता है, बट नॉर्मली बर्थ रेट एंड डेथ रेट ज़्यादा अफेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंट इफ़ द न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनलाइज, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट। जहाँ बताया अगर जो कोई न्यू हैबिटेट कॉलोनी हो रही है, कोई न्यू फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें इमिग्रेशन रोल प्ले करेगी। जैसे हाइव हनीबी का न्यू बनता है, एब्सकॉन्डिंग करते हैं, वो नेपुचुअल फ्लाइट करते हैं, फिर वहाँ एक फ़ीमेल मादा जो मक्खी होती है उसको फॉलो करते हैं सारे, वहाँ एग ले करती है, फिर न्यू हाइव बनता है, फिर वहाँ पे इमिग्रेशन का रोल है। अदर नॉर्मल सेंस में बर्थ एंड डेथ रेट का रोल है। उसके बाद है ग्रोथ मॉडल। डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक, कोई रोल प्ले करती है? तो इसके लिए हाँ दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जैसे रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी एसेंशियल फॉर द अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दो चीज़ें हमें चाहिए, एक खाना चाहिए, एक रहने के लिए जगह चाहिए। अगर ये दोनों ठीक हैं तो कोई इम्पीडियंस नहीं आएगी ग्रोथ में। सो आइडली बिन द रिसोर्सेज ऑफ हैबिटेट अनलिमिटेड है, ईच पॉपुलेशन स्पीसीज हैज़ एबिलिटी टू रियलाइज फुली इनेट पोटेंशियल अपना शो कर सकती है। डार्विन ने भी देखा है डेवलपिंग हिज थ्योरी, उसने पॉपुलेशन का साइज़ देखा उसने सोर्सेज के ऊपर। देन द पॉपुलेशन गिवन एक्सपोनेंशियल जो फैशन आता है तो उसका साइज़ n के साथ आता है। द बर्थ रेट नोट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंटेड एज b एंड डेथ जो है इसको d से करते हैं। सो dn/dt इक्वल टू b - d/n। b - d को r ले लें तो dn/dt rn से इसे कैलकुलेट करते हैं। ये इसका फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। r जो है इन द इक्वेशन इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट और नेचुरल इंक्रीज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है असेस करने का, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। सो जैसे आइडिया हमें दिया गया r का वैल्यू, जैसे रैट है r है 0.15 एंड द फ्लोर बीटल 0.12। इन 1981 द r वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी दैट वाज 0.205। फाइंड आउट बेटर द करंट वैल्यू कैसे आएगी? कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर आपको बर्थ एंड डेथ रेट का पता है तो r आपको कैलकुलेट कर सकते हो। जो अबव इक्वेशन है ये एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ देती है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा,
जब रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो पॉपुलेशन जो मल्टीप्लिकेटिवली बढ़ती है। जो मैथलिस का पॉपुलेशन का वो था, फिर रिसोर्सेज जो हैं ज्योमेट्रिक अरिथमेटिकली बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, जीपी सीरीज़ में बढ़ती है, तो इसलिए ज़्यादा बढ़ती है। जो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, तो जो जे शेप आती है, दिस इज़ द जे शेप ग्रोथ। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द बेसिक कैलकुलस यू कैन ड्राइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हो मैथमेटिक अगर आपको आता है, एन टी ई नोट एक्सपोनेंशियल आर टी ऐसे ले सकते हो। तो एन टी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, इनिशियल डेंसिटी एन नोट, इंट्रिंसिक रेट फैक्टर ई इज़ द बेसिक लॉग, इसकी वैल्यू होती है 2.7। इसको हम लेके जहाँ चलते हैं। सो डार्विन शो हो इवन ए स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच द enormous number in absence of checks. The following is an in-depth popularity narrator that demonstrates dramatically how fast huge population could build up growing exponentially. So exponential जो growth है सभी में काम करती है या नहीं करती है। So the king and the minister set a chess game. चेस की गेम लगी। किंग कॉन्फिडेंट फॉर विनिंग गेम वाज रेडी टू एक्सेप्ट एनी वेट प्रपोज बाय द मिनिस्टर। मिनिस्टर हम्बली सेड इफ़ ही वन ही वांटेड ओनली सम व्हीट ग्रेन। तो उसने मुझे थोड़ी अनाज देना है अगर वो जीत जाए। क्वांटिटी ऑफ विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय प्लेसिंग ऑन द चेस बोर्ड आर ग्रेन इन स्केयर 1 देन 2 इन स्केयर 2 4 3 ऐसे उसने अंदाज़ा लगा लिया। तो डबलिंग होती जाएगी। सो द प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ बीट ऑन द नेक्स्ट जो है टिल ऑल 64 आर फील्ड। द किंग एक्सेप्टेड द सिमिली सिली वेट एंड स्टार्टेड गेम बट अनलिकली जो है जो मिनिस्टर जीत गया। द किंग फेल्ट फुलिंगली। तो बाद में मिनिस्टर जीत जाता है तो फिर क्या होता है। सो मिनिस्टर बैट वाज सो ईजी ही स्टार्टेड विद द सिंगल ग्रेन ऑन द फर्स्ट स्केयर एंड प्रोसीडेड टू फिल दैट two other following the minister's suggested procedure, but by the time he covered half the chessboard the king realized his dismay that all the wheat produced in the entire kingdom pooled together would till inadequate to cover the 64 square। तो उसको अपना अंदाज़ा लगा। तो आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। तो जिसने 64 उसके स्केयर होते हैं उसमें उसकी रेशो उसमें डबल करती है स्केयर के हिसाब से। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। नो थिंक ए टाइनी पैरामीशियम स्टार्टिंग विद जस्ट इंडिविजुअल एंड बाइनरी फिशियन डबलिंग द नंबर पर डे। इमेजिन द माइंड ब्लोइंग पॉपुलेशन इट वुड रीच द 64 डेज। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्पेस इतना नहीं होगा जितना कि पैरामीशियम वहाँ रह सके। सो ये उसने बताया था। दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। आई होप आपने समझ लिया होगा। सेकंड जो है लॉजिस्टिक फेज है। नो पॉपुलेशन जो है ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज़ इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड सोर्सेज परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जिसके सोर्सेज अनलिमिटेड हों तो वो एक्सपोनेंशियल हो सके, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। दिस लीड टू कंपटीशन आ जाता है इंडिविजुअल का फूड एंड स्पेस के लिए। फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, रिप्रोड्यूस करना, ये आ जाती हैं चीज़ें। गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्री लाइक हैज़ रियलाइज द फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस द वेरियस रिस्टेट विद द व्यू डैट द लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। रिस्टेन लगा दें, चेक लगा दें पॉपुलेशन कम करने की। हम इनकी बात कर रहे हैं। इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ। तो कोई नॉर्मल भी देखें तो कोई मैक्सिमम नंबर होता है, उसके आगे सर्वाइव नहीं कर पाते, ना ही पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड सोर्सेज शो इनिशियली लैग फेज। स्टार्टिंग में थोड़ी ग्रोथ होती है, फॉलोवर्ड बाय फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फिर ग्रोथ बढ़ती है, फाइनली में एसेंटॉप्ट आ जाएगा। दैट इज़ द स्टेबिलिटी। ए प्लॉट ऑफ एन रिलेशन टू द टाइम टी, जो सिग्माइड में आप देख सकते हो। तो सिग्माइड ग्रोथ कर्व आपको यहाँ मिल जाएगी। सो डी एन बर्निटी आर के माइनस एन पॉइंट टी। के इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी, एन के इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। सिंस द सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड ही हैं तो लॉजिस्टिक जो मॉडल है कंसिडर द मोस्ट रियलिस्टिक वन। तो जहाँ रिलायबल मॉडल जो है लॉजिस्टिक कर्व है
ना कि आपकी जे शेप है। दिस इज़ द लॉगिस्टिक कर्व, बी डायग्राम लॉ कर्व है। इसका स्टार्टिंग में कम ग्रोथ हो रही है, लैग है, उसके बाद यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, इसको लॉग कहेंगे इस जगह को। उसके बाद एक्सटेंड पोज आ जाएगा, जो स्टेबिलिटी आ जाएगी, हौली हौली धीरे धीरे जो हॉरिजेंटल हो जाएगी, बाद में डिक्लाइन करेगी। दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल पैरामीटर टू डिटरमिन द ग्रोथ रेट ग्राफिकली। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है, यू कैन पुट कमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। द पॉपुलेशन इवॉल्व्ड टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज आल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस। आपको पता है हाई आर वैल्यू जिसकी होगी वो उतनी फिट करेगी। सो इन द हैबिटेट विच में दे लिव अंडर द पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। सबसे एफिशिएंट स्ट्रैटेजी लेता है जिससे वो सर्वाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। तो सम ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर ईयर, वो सीजनल होते हैं, लाइफ टाइम में एक बार करते हैं, जैसे सैल्मन फिश है, बैम्बू है। वाइल कई काफ़ी टाइम ब्रीड करते हैं, जैसे बर्ड्स एंड मेमल है। सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर और स्मॉल साइज ऑस्प्रिंग, जैसे ऑयस्टर हैं, काफ़ी अंडे देंगे। वाइल अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर बट लार्ज साइज, बर्ड एंड मेमल। बच्चे कम होते हैं पर साइज ज़्यादा होता है। सो विच इज़ द डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द फिटनेस। Ecologists suggest that the life history traits of the organism has evolved in relation to constraint imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live. Evolution of the life history traits in the different species is currently an important area to research being conducted by ecologists. अभी भी रिसर्च चल रही है। सो एवोल्यूशन से हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने ऐसा तरीका ईजाद किया है जो बेस्ट है, उसी के ऊपर ही उसकी बेस्ट वैल्यू। ऑयस्टर के लिए उसका मैकेनिज्म बेस्ट है, ह्यूमन के लिए उसका मैकेनिज्म बेड है, डॉग के लिए उसका मैकेनिज्म बेस्ट है। सो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, और पॉपुलेशन में अब इंट्रैक्शन चलती हैं। यू मे थिंक द नेचुरल हैबिटेट ऑन द अर्थ इनहेबिटेड जस्ट बाय सिंगल स्पीसीज, सिर्फ एक स्पीसीज है। देयर इज़ नो सच हैबिटेट सिचुएशन इवन इनकंसीवेबल। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ सिर्फ एक ही स्पीसीज होगी। फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन मोर स्पीसीज विच इट कैन फीड। दूसरी स्पीसीज चाहिए ही होती है, चाहे उसको फीड करे, चाहे इसका कोई इसको एडवांटेज हो या ना हो। इवन ए प्लांट स्पीसीज विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। प्लांट भी अकेले नहीं रह सकते। इट नीड सॉइल माइक्रोब टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड उसको तोड़ना ज़रूरी होगा, सॉइल के उसको बैक्टीरिया वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। और विच मेक ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। इट नीड माइक्रो टू ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल टू रिटर्न इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट साइकिल ज़रूरी है। एंड देन हाउ द प्लांट मैनेज द पॉलिनेशन विदाउट एनिमल, ये भी पता है। इट ऑब्वियसली इन नेचर द एनिमल प्लांट एंड माइक्रोब डू नॉट कैन नॉट लिव आइसोलेटेड, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है। इसको इंट्रैक्शन का नाम देते हैं। तो इंट्रैक्शन दो तरह की होती है, इंटर एंड इंट्रा। सो जो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन अराइज फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन टू स्पीसीज, दोनों में आती है। इट कैन बी बेनिफिशियल, डिट्रीमेंटल और न्यूट्रल। या तो नुकसान होगा या न्यूट्रल होगी या फ़ायदा होगा। टू बी स्पीसीज बोथ, असाइनिंग प्लस साइन बेनिफिशियल, नेगेटिव जो डेट्रीमेंटल है वो है न्यूट्रल। तो यहाँ लिख सकते हो इंट्रैक्शन लिखिए, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एंसलिज्म। सो यहाँ लिखा हुआ है दोनों को फ़ायदा है, दोनों को नुकसान है। एक को फ़ायदा, एक को नुकसान है। एक को फ़ायदा, एक को ना से, एक को फ़ायदा, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान, ऐसे दिया है। तो यहाँ पे बोथ द स्पीसीज बेनिफिट अगर हो तो उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अगर बोथ लूज़, दोनों को नुकसान हो तो कॉम्पिटिशन होता है इंट्रैक्शन में। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन ओनली वन बेनिफिट, एक को बेनिफिट होता है, पैरासाइट एंड प्रेडेटर रेस्पेक्टिवली। एंड द इंट्रैक्शन जो है इज डिटरमिन्ड टू अदर स्पीसीज, होस्ट एंड प्रे जो है वो नेगेटिव है। सो द इंट्रैक्शन देयर आर द टू स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर नाइदर बेनिफिटेड और हार्म, ना नुकसान हो ना फ़ायदा। उसको कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में क्या होगा, हार्म करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी इसको नुकसान करेंगे। प्रेडेशन की एग्जांपल आपको पता ही है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है आपने। सो व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इफ़ द कम्युनिटी हैज़ नो एनिमल टू ईट द प्लांट।
अगर ना खाने वाला हो। यू कैन थिंक द प्रेडेशन इज़ अ नेचर वे टू ट्रांसफरिंग द higher trophic level the fixed energy by plant. When we think the predator and prey, the most probably is a tiger and a deer readily come out our mind. But the sparrow eating the seed is no less than a predator. Although the animal eating plant is characterized separately as herbivore, तो ये भी आपको पता होगा वो भी प्रेडेटर होते हैं, एनिमल को खाते हैं, वो भी प्रेडेटर होते हैं, कार्निवोरस दोनों को खाते हैं, ओमनिवोरस। बिसाइड एक्टिंग द कंडक्ट द एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि प्लांट की एनर्जी को खाएंगे तभी एनर्जी आगे जाएगी। प्रेडेटर का काफ़ी रोल है टू कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना शिकार को। बट फॉर द प्रेडेटर प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कोज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। अगर उसको खाने वाले प्रेडेटर नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी इकोसिस्टम की। व्हेन द सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द जियोग्राफिकल एरिया दे बिकम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज इन्वेडेड एंड डज नॉट हैव द नेचुरल प्रेडेटर। जब बाहर से जो स्पीसीज़ ऐड की हैं उससे हमें एंडेमिक स्पीसीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि उनके प्रेडेटर ही नहीं हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ गई हैं। द prickly ear cactus introduced into the Australia में गई 1920 में cause the havoc by spreading rapidly, काफ़ी हेक्टर्स तक वो फैल गई। फाइनली इन्वेजिव कैटक्स जो है अंडर कंट्रोल लिया गया बाय कैटकट फीडिंग प्रेडेटर माउथ उसके ऊपर छोड़े गए थे बायोलॉजिकल कंट्रोल से क्योंकि वो एक्जॉटिक थी, उसका वहाँ कोई प्रेडेटर कोई खाने वाला ना तो प्रे था, ना प्रेडेटर था ना पैरासाइट था। सो प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, कंपटीशन को मेंटेन करना। इन द रॉकी इंटरडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट ऑफ द स्टारफिश पेस्टर इज an important predator. In the field experiment when all the starfish were removed from the intertidal area, the more than 10% of invertebrate become extinct within a year because the interspecific competition. So वहाँ जो इन्वर्टिब्रेट हुए इंस्टिंक्ट हो गए क्योंकि स्टारफिश को खाते थे, इसके ऊपर उनका फीडिंग था, कंपटीशन चलता था। सो इन ए प्रेडेटर इट इज़ टू एफिशिएंट एंड एक्सप्लॉइटिंग इट्स प्रे, then the prey might become extinct and following it. The predator will also become extinct if he lack food. दोनों के लिए है, अगर प्रेडेटर का प्रे का जो प्रेडेटर एक्सप्लोटेशन कर रहा है जहाँ प्रे नहीं मिल रहा दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। दिस इज़ द रीजन बाय द प्रेडेटर इन द नेचर आर प्रूडेंट प्रे स्पीसीज हैज इवोल्व्ड वेरियस डिफेंस, काफ़ी डिफेंस बनाए हैं कि उनको प्रेडेटर खा ना सके। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कर्ल्ड, वो कामोफ्लेज करते हैं नेचर से और मैनिपुलेट कर लेंगे, मिमिक्री करेंगे, नकल करेंगे, उसको प्रेडेटर पहचान नहीं सकेगा। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टिंग इजीली बाय प्रेडेटर। सम ऑफ द पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय प्रेडेटर। कई पॉइजनस होते हैं उसको प्रेडेटर खाता नहीं है, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इज़ हाईली डिस्टेसेबल टू द प्रेडेटर बटरफ्लाई बर्ड्स though it's a special chemical present in the body. So butterfly acquire the chemical during the caterpillar stage by feeding the poisonous bead. पॉइजनस बीड खाता है मोनार्क बटरफ्लाई का कैटरपिलर, इसलिए उसमें पॉइजन ग्लैंड बन जाते हैं तो इसलिए उसको बर्ड वो खा नहीं सकता। फॉर द प्लांट द हर्बीवोरस आर द प्रीडेटर हैं। नियरली द 25% ऑफ द ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफैगस, प्लांट को खाने वाले हैं। The problem the particularly serve the plant because unlike animal they cannot run away from their predator. प्लांट जो हैं एक जगह होते हैं, अपने आप को बचा नहीं सकते। प्लांट ने वैसा इवॉल्व किया मैकेनिज़्म जिससे अपने आप को बचाएंगे। जैसे कांटे होते हैं, अकेशिया कैक्टस के मोस्ट मार्फोलॉजिकल डिफेंस है। मैनी प्लांट प्रोड्यूस द स्टोर केमिकल हैं जिससे उसको धकेल सकते हैं। इनहिबिट फीडिंग डाइजेशन, उसका पाचन प्रणाली ख़त्म कर देंगे, मर भी जाते हैं, टॉक्सिन उनमें आ जाता है प्लांट्स में। जैसे कैलाट्रोपिस है, द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइसाइड होता है कैलाट्रोपिस में जिससे वो मर जाता है, कैटल्स वगैरह खाएंगी तो मर जाएंगी। ए वाइड वैरायटी ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट ऑन कमर्शियल स्केल, काफ़ी प्लांट से जो केमिकल ईजाद किए गए हैं, निकोटीन है, जैसे निकोटीन है, कैफीन है, कोकीन है, सरिकिन है, एपियम है, ये जहरीले हैं। आई होप आपको प्रेडेटर का समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन होता है
आपस में प्रतियोगिता होना। व्हेन द डार्विन स्पोक द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस द सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इन नेचर ही वाज कंसीव द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। सो जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कर रहा था, कंपटीशन की ही बात कर रहा था, जो जीतता है वही आगे एवोल्यूशन में फॉलोअप होता है। इन जनरली बिलीव दैट द कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है compete फॉर सेम सोर्सेज, जो उनका सोर्स सेम है तभी काम करेंगी। अगर एक दूसरे से कोई उनका वाह वास्ता नहीं है फिर क्यों लड़ेंगी, ठीक है ना। फर्स्टली द टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज could also compete for same resource. For example, in some shallow South American lake, visiting जो फ्लेमिंगोज हैं as resident fishes compete for their own food, ठीक है। इसमें हो जाती है फ़िश का और बर्ड्स का चल जाता है, क्योंकि छोटी फ़िश खाएंगी, जो बड़ी फ़िश हैं छोटी फ़िश को खाएंगी, बर्ड्स हैं उनमें कंपटीशन चलता है। यू प्लैंकटन इन द लेक। Secondly, the sources need not to be limiting factor for the competition occur. In interference in competition, the feeding efficiency of the one species might be reduced during the interfering the inhibitory presence of the other species. जो inhibit करेगी उसको रोकने वाली भी है। Competition is the best defined as a process in which the fitness of the one species, जिसको आर में इंट्रिंसिक रेट से आप डिटर्मिन कर लेते हो, सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। तो एक की फिटनेस कम है, एक की ज़्यादा है। इन जनरली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट लैब में जो गॉस का ला था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जहाँ आ रहा है, व्हेन द सोर्सेज लिमिटेड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर, बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर आर नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। स्ट्रॉन्ग एंड प्रोसेसिव circumstantial evidence does exist, however in some case the Abingdon tortoise in the Galapagos Island become extinct within the decade after goat were introduced the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goat। ये इसका कारण था। जो जहाँ गॉस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें था गॉस का प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, वो देख सकते हो। इसमें अगर आपको मैं समझाऊँ, एग्जाम्पल थी पैरामीशियम की। पैरामीशियम की दो स्पीसीज़ हैं, क्वाड्रेटम एंड ओरेलिया। पैरामीशियम, क्वाड्रेटम एंड ओरेलिया एक पेट्री डिश में ग्रो नहीं कर सकते, तो उसमें जो ओरेलिया है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्वाड्रेटम उसके ऊपर सर्वाइव सुपीरियरली कर लेगा। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो यहाँ गोट को इंट्रोड्यूस किया गया जब टोर्टोइस ख़त्म हो गए। उसका क्या कारण था? कंपटीशन आ गया था, इसको कहते हैं कंपटीशन रिलीज। स्पीसीज हुज द डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली द स्मॉल, जो कुछ ही एरिया पे हैं जिनकी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ देयर कंपेटिटिवली सुपीरियर वन इज फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिंग स्पीसीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव। अगर इनकी रिस्ट्रिक्शन है, एक जगह पे है, ज़्यादा नहीं, ऐसे कंगारू हैं, अगर उसका जो प्रेडेटर हटा देंगे तो वो ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि इसको खाने वाला कोई और नहीं है। कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो किया गया था ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड। लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर जो बारनेकल थे, जो बारनेकल्स होते हैं आपके काइनोडर्म, जो बैलेनस डोमिनेट द इंटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर। स्मॉलर को उन्होंने ख़त्म कर दिया था जो कैंथेलिगस एरिया के थे। इन जनरल द हर्बीवोर एंड द प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाई कंपटीशन देर ना कार्निवोर। हर्बीवोर एंड प्लांट को ज़्यादा नुकसान होता है, कार्निवोरस बच जाते हैं, क्योंकि प्लांट जो है स्टूडेंट्री अपना बचाव नहीं कर पाते, हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस हैं। सो गोस का जो प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का, यहाँ वही बात कर रहा है, दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे अगर उनका सेम है, फीडिंग सोर्स कंपटीशन सेम है। मैंने बता दिया कि मैं इसको ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? परजीवी। ये इसमें खाएगा नहीं, उसको मारेगा नहीं, उसके अंदर सर्वाइव करेगा, फूड लेगा। सो कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिज्म मोड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द लोडिंग द मील, इट इज़ नोट द पैरासिटिस हैज़ also many taxonomical group from the plant to higher vertebrate. Many parasite has evolved to be host specificity है, किसी एक के अंदर ही रहेंगे, उनका होस्ट एक ही है। सच वे द बोथ द होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू कोएवोल्व, दोनों का इकट्ठा एवोल्यूशन हुआ, जैसे द को एवोल्यूशन। जैसे आपको मैं फीमेल एलोफ्रीज की बात करूं तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम रहता है, किसी और के अंदर नहीं रहता, ये को एवोल्यूशन है।
द पैरासाइट हैज़ ए बोल्ड मैकेनिज्म टू काउंटर पार्ट द न्यूट्रलाइज देम in other order to successful with the same host species. In accordance with their lifestyle, parasites evolve the specific adaptation such as loss of unnecessary sense organ, presence of decisive organ, succor, clinging, loss of digestive system, high reproductive capacity. Life cycle of parasite often complex involving one or more intermediate host होते हैं इनके, ताकि इनका सर्वाइवल अच्छा हो सके। तो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इसका डिटेल वीडियो है, आपको नीचे लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से जितना मर्जी डिटेल में देख लेना। ये सारे पैरामीटर मैंने वहाँ समझाए हुए हैं। एग्जांपल ले रहा है यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट की। उसको एक वेक्टर की नीड है जो कि उसके होस्ट को स्प्रेड करे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, growth and reproduction of the host and reduce the population density. They might render the host more vulnerable and predation by making it physically weak. Do you believe an ideal parasite could able to thrive within the host without harming it? ऐसा नहीं होता कि हार्म ना करे। अगर पैरासाइट होस्ट के अंदर है तो उसे बीमार ज़रूर करेगा। जैसे हमारे अंदर पैथोजन है वो पैरासाइट ही है, हमें बीमार करने आते हैं, हमें वीक करते हैं, हमारे से नॉरिशमेंट लेंगे। जब हमारे अंदर कुछ बचेगा नहीं तो बाहर चले जाएंगे। जैसे मलेरिया है, उसका प्लाज्मोडियम जो है उसका साइकिल तभी तक चलेगा अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है और लीवर काम कर रहा है। बाद में ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाता है और साथ में इतनी वीकनेस आ जाती है जिसके अंदर जो है ह्यूमन मलेरिया से डेथ भी हो जाती है अगर परमानेंट ट्रीटमेंट ना हो। पैरासाइट डैट फीड द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो बाहर फीड करते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, लाइस हैं आपके डॉग में और ह्यूमन में टिक्स हैं, मैनी मरीन फिशेस हैं, उसमें बाहर कॉपीपोड है, कस्क्यूटा पैरासाइट प्लांट है, कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट, हैज़ लोड्स इज क्लोरोफिल लीव, क्योंकि वो उसको खा रहा है। इट ड्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बाय पैरासिटिक रूट्स हैं की। फीमेल मॉस्कीटो जो है इज़ नॉट कंसिडर एज पैरासाइट ऑल्दो इट नीड आवर ब्लड टू रिप्रोडक्शन। हमारा ब्लड लेता है, ब्लड में प्रोटीन होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव एग को नरिश करता है। ब्रूड पैरासिटम जो है, ये पैरासाइट जो हैं ब्रूड में भी इंटर कर जाते हैं। जैसे वर्ड्स लैग ले करते हैं उसमें पैरासाइट चल जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द एग ऑफ द parasitic bird have evolved resemble the host egg in size and color to reduce the chance of the host detecting the foreign egg and ejecting them from the nest. Trying the follow movement of the cuckoo, the crow in your neighborhood park during the breeding season. Batch brood parasitism in action. तो यहाँ देख लिया टाइम के साथ कुको के एग जो है, जो क्रो के एग हैं, उनमें टाइम के साथ सिमिलैरिटी आ गई है। तो नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है? इट इज़ द इंटरेक्शन इन विच द वन स्पीसीज बेनिफिट अदर नादर बेनिफिट ना हार्म। एक को फ़ायदा होगा, एक को ना फ़ायदा नुकसान। जैसे ऑर्किड है, एपिफाइट ग्रो कर रहे हैं मैंगो के ऊपर, बारनेकल ग्रो कर रहे हैं बेल के ऊपर, बेनिफिट लेते हैं, दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। कैटल इरिगेट जो है कटारी जिसको कहते हैं, ग्रेजिंग कैटल एसोसिएटेड है, उसकी जो कीड़े हटा के खा रही हैं बट उसको कोई फ़ायदा नहीं है। द ईग्रेट ऑलवेज फॉरगे क्लोज वेदर द कैटल आर ग्रेजिंग बिकॉज दे मूव स्टीर अप फ्लश आउट द वेजिटेशन इंसेक्ट एंड माइट डिफ़िकल्ट फॉर इरिगेट टू फाइंड। तो नीचे जब वो खाना देती है, वो चरती है, तो वो काफ़ी कीड़े बाहर आ जाते हैं, उसको वो इरिगेट खा लेता है। अनदर एग्जाम्पल जो है बिटवीन द सी एनिमोन एंड द स्टिंगिंग टेंटाकल एंड क्लोन फिश उसमें रहती है। फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर विच स्टे फ्रॉम द स्टिंगिंग बार्नेकल। एनिमल को कोई फ़ायदा नहीं है, इसके स्टिंगिंग अपरेटस में रह रही है, अपना फ़ायदा ले रही है। तो ये डायग्राम देख सकते हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप दिया गया है फिग ट्री एंड बास्प। हाइपेंथोडियम जो उसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसमें जो बास्प रहती हैं एग ले करती हैं, पॉलिनेशन हो जाती है बास्प से, बास्प के एग बाहर आते हैं फिर उससे रूट से। उसके बाद म्यूचुअलिज्म में है परमानेंट एसोसिएशन है, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, दोनों को ही फ़ायदा होगा। जैसे लाइकन है एल्गी फंगस के साथ रहती है, माइकोराइजे हैं प्लांट फंगस के साथ ग्रो करते हैं, दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। उसके बाद पॉलिनेशन आ गई, हनी बी पॉलिनेटर बर्ड, फ्लावर का जो आ गया, ये भी आ गया जहाँ पे एग्जांपल है। आई होप आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया, अगर पढ़ सकते हो इसको।
आराम से। और इसमें सी एनीमोन जो है और हर्मिट क्रैब, ये म्यूचुअलिज्म की ही एग्जांपल है, यहाँ नोट कर लेना आप। सी एनीमोन एंड हर्मेटिक क्रैब म्यूचुअलिज्म में आता है। और जो टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट्स के अंदर एक प्रोटोजोन रहता है, डेट इज ट्राइकोनिम्फा कैम्पुनेला। टर्माइट को वो सेलुलोज एंजाइम देता है जिसकी वजह से वो वुड को खा सकती है, सींक जिसको कहते हैं। तो टर्माइट के बिना वो ट्राइकोनिम्फा कैम्पुनेला जो प्रोटोजोन है वो रह नहीं सकता, तो टर्माइट भी इसके बिना नहीं रह सकती। दिस इज़ द म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ सी एनीमोन की बात की है, हर्मिट क्रैब की। तो क्रैब जो है सी एनीमोन से फूड खाता है क्योंकि अडल्ट में स्टमक नहीं होता, तो सी एनीमोन को क्रैब जो है लेके जाता है फूड के बाद, तो सी एनीमोन उसको फूड देता है एंड प्रोटेक्शन देता है। तो दीज आर द एसोसिएशन, दिस इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन और इंट्रैक्शन। सो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। यू वुड हैव एंजॉय दिस फुल ट्यूटोरियल। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना। और थोड़ा लेंथी चैप्टर था इसलिए 2 पार्ट में हमने कवर किया है। इनके डिटेल मैंने वीडियो डाले हैं, वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। ग्रोथ कर्व आपने देख ली होगी, पॉपुलेशन के बारे में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। थैंक यू वेरी मच। बाकी के वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।